जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस टेस्ट सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 15 है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है। तो देखिए, शोध बेसिकली जिसको रिसर्च कहते हैं हम इंग्लिश में, उसका मुख्य पर्पस क्या है, मुख्य ध्येय क्या है। तो इसका जो मुख्य ध्येय रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन डी, नए तथ्यों की खोज करना अथवा जो ज्ञात तथ्य हैं उनकी ताज़ा व्याख्या करना। तो बेसिकली रिसर्च किस लिए होती है, रिसर्च के शब्द में देखिए री प्लस सर्च, इसी में इसका आंसर जो है छुपा हुआ है। री मतलब दोबारा से और सर्च करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी क्या है बहुत सारा जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है, थ्योराइज कर देनी है चीज़ों को। तो थ्योरी नहीं बनानी है हमें। थ्योरी भी हम रिसर्च में बेसिकली देखिए थोड़ा सा जनरेट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास में ज्ञात तथ्य होते हैं, जो भी हमारे पास में पहले से ज्ञान है, हम उसमें से ही क्या करते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं और क्या उसमें बेटर हो सकता है उसको हम खोजते हैं। तो बेसिकली रिसर्च क्या होती है, इसके लिए मैं आपसे जो है 30-40 सेकेंड्स लूँगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, शोध या रिसर्च जो है उसका मुख्य ध्येय होता है तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। और देखिए, अनुसंधान अथवा शोध किसी स्वदेशीय निर्दिष्ट समस्या मतलब पर्पस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की परिकल्पना बनाकर मतलब हाइपोथेसिस बनाकर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित लेखन के अतिरिक्त परीक्षण द्वारा बेहतरीन नवीन और समसामयिक ज्ञान की खोज करना होता है। तो देखिए, इसको मैं जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये बेसिकली किसी पर्पस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप क्या है, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मैंने पीछे जो टेस्ट कराया उसमें समझा दिया था आपको। और इसमें हाइपोथेसिस बना के आप क्रमबद्ध मतलब सिक्वेंशियल तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, जो भी आपके जो तथ्य हैं, जो भी आपने क्या डेटा कलेक्ट किया है, या मान लो जो चीज़ें आपने पुरानी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं, वहाँ से आप उसको सिस्टमेटिक और सिक्वेंशियल तरीके से अपने लेखन के थ्रू थीसिस या अपनी डिसर्टेशन बनाते हैं। और इसको आप किसके साथ और जोड़ते हैं, इसको आप जो भी करंट अफेयर्स है उसके साथ भी आप इसको जोड़ देते हैं, तो आपका जो डिसर्टेशन वगैरह है वो काफ़ी क्या हो जाता है, एक अच्छा हो जाता है, आपकी थीसिस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें देखिए, एक जो डेफिनेशन दी गई है वो जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही शोध कहा जाता है। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि क्रमबद्ध खोज बेसिकली सिक्वेंशियल खोज, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। पहले जैसे कि देखिए हम क्या करते हैं, प्रपोजल देते हैं, फिर उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में देखिए हम क्या, ये सब लिटरेचर रिव्यू, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बाद में हम देखिए मतलब पहले हम फाइंड द प्रॉब्लम करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स बाय स्टेप चीज़ों को करके फिर हम जो लास्ट स्टेप रहता है हम कंक्लूड करते हैं और उसको हम अपनी डेजर्टेशन या अपने थीसिस के थ्रू एक क्या है नया रूप दे देते हैं, और वही क्या है रिसर्च है। और देखिए, इसमें जो भी आंकड़े हम यूज़ करते हैं वो प्राइमरी हो सकते हैं, द्वितीय हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है प्री जुडिस नहीं होना चाहिए, मतलब वो पूर्वाग्रह से मुक्त होने चाहिए, नहीं तो ये जो है एक तरीके से जो रिसर्च एथिक्स है उसके खिलाफ चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसी को जो है थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा ये, लेकिन यहाँ से आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, और जो भी सुनना चाहता है उसको सुन सकता है, नहीं तो स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक शोध पत्र क्या होता है। तो एक शोध पत्र जो रिसर्च पेपर है, देखिए ये फालतू के क्वेश्चन नहीं है, यहीं से आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी जो है देखिए कहा ही जा सकता है, आगे आपकी मर्जी है। सेकंड क्वेश्चन है, एक शोध पत्र जो मतलब एक रिसर्च पेपर है वो बेसिकली क्या होता है। तो ये देखिए, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। तो देखिए, ये जो समकक्षी पुनरीक्षित है मूल शोध, तो ये बेसिकली क्या होता है, जब आपने एक शब्द सुना होगा पीयर रिव्यूड फंडामेंटल रिसर्च, ये सुना होगा आपने, या पीयर रिव्यूड तो आपने सुना ही होगा। तो शोध पत्र क्या होता है, जो भी बेसिकली क्या है, एक इस तरीके का एक रिसर्च पेपर ही होता है, रिसर्च पेपर होता है, शोध पत्र होता है, वो उसको क्या करते हैं पीयर रिव्यूड होते हैं, मतलब कई सारे लोग, एक तरीके के जो लोग हैं वो एक दूसरे के पेपर्स को जांचते हैं, उसको क्या देते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं, मार्क देते हैं। तो इस तरीके से ये एक मूल शोध, संरक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन
होता है इसमें, शोध पत्र जो होता है रिसर्च पेपर होता है। बाकी देखिए रिसर्च पेपर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, रिसर्च पेपर जर्नल्स में भी प्रकाशित होता है, सेमिनार्स और जो आपके जैसे संगोष्ठियाँ या सम्मेलन समिट्स होते हैं उनमें भी वाचन हेतु तैयार किए जाते हैं, तो ये भी रिसर्च पेपर होता है। इसको अनुसंधान पत्रक भी कहा जाता है, अनुसंधान पत्रक भी इसको कहा जाता है, रिसर्च पेपर कहा जाता है। और देखिए एक अच्छा जो रिसर्च पेपर है अगर उसमें आलोचनात्मकता है और मतलब बेसिकली क्रिटिक है उसमें, और सृजनात्मकता है मतलब बेसिकली उसमें कंस्ट्रक्ट किया है आपने, कुछ चिंतन किया है उसमें, चिंतन बेसिकली थिंकिंग से आपने कुछ चीज़ नई चीज़ निकाली है, तो वो एक अच्छा रिसर्च पेपर माना जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसके बाद में देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको लग रहा होगा नीरज चोपड़ा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है एंडरसन पीटर्स ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसमें नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, रजत पदक जो इन्होंने प्राप्त किया है, जबकि एंडरसन ने जो है गोल्ड पदक प्राप्त किया। देखिए एंडरसन जो है ग्रेनेडा कंट्री से हैं, ग्रेनेडा कंट्री। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ग्रेनेडा कहाँ पे है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है उसके बीच में कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ नाम होता है आइलैंड्स का, आप वहाँ से ये ग्रेनेडा कंट्री वहाँ पे फॉल करती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ पे। और देखिए ये थोड़ा सा क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, ये इसलिए नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपकी क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा। कई बार क्या होता है आपको, आप किसी चीज़ को अगर खोजते हैं, किसी चीज़ को जो है आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे कि भाई ग्रेनेडा कहाँ पे है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकती हैं। तो ये एक पर्पज़ होता है, एक जागरूक आदमी जो है इस तरीके की चीज़ें करता रहता है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, खोजेंगे कुछ चीज़ें, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, यही पर्पज़ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत ने चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए थोड़ा सा पुराना, मतलब एक तरीके से इस बुक के हिसाब से पुराना क्वेश्चन बनाया गया हो गए, लेकिन अभी जो है ये आ चुके हैं, ये जो चीते हैं भारत में आ चुके हैं। इन्होंने समझौता जो किया था नामीबिया से किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आ चुके हैं तो मतलब ये आ चुके हैं तो क्वेश्चन जो है ये रेलिवेंट नहीं रह जाता, बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जो चीते आए हैं भारत में वो कौन सी कंट्री से आए हैं, तो नामीबिया से आए हैं ये। और नामीबिया के बाद में ये चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जा सकता है KNP कूनो नेशनल पार्क में इनको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो देखिए जो पारिस्थितिक निकाय है, पारिस्थितिक निकाय का बेसिकली मतलब है इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम, उसमें ऊर्जा का, एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, तो सौर ऊर्जा जो है सबसे पहले प्राइमरी सोर्स में आता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में है। वनस्पति में संरक्षित जो शर्करा वगैरह है ये सब बात की बातें हैं, तो पहले सौर ऊर्जा से ही एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। सेकंड जो 6 क्वेश्चन है वो देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक बहुत ही, इसको टिक कर लीजिए, कई सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल अगर जल संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है तो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर ग्रीन हाउस गैस होता तो ये जो है सही उत्तर होता, जल संरक्षण से रिलेटेड नहीं है ये, बेसिकली किससे, पर्यावरण सुरक्षण से या वायुमंडल सुरक्षण से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। और देखिए इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के रोकथाम के लिए जो है ये प्रोटोकॉल था। अब देखिए शुरू से थोड़ा देख लेते हैं हम कार्टिजिना प्रोटोकॉल। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो मैं इतना तो बता रहा हूँ आपको कि आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कार्टिजिना प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था, मतलब 2000 जो वर्ष है उसमें हुआ था। और ये देखिए बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। बायोसेफ्टी का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी LMO है, LMO मतलब लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है लेकिन वो लिविंग है, तो उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उन पे रूल्स बनाए गए थे बायोसेफ्टी से रिलेटेड। तो उन सबको, उनके रूल्स जो हैं कार्टिजिना प्रोटोकॉल में बनाए गए थे। और देखिए इसके बाद में जो कार्टिजिना है वो बेसिकली कहाँ है, तो देखिए ये कार्टिजिना जो है ये कहाँ पे है, कोलंबिया में है। और अभी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कोलंबिया जो कंट्री है वो कहाँ पे है, कौन से
कॉन्टिनेंट में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में देखिए सेकंड जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो देखिए स्टॉकहोम जो है 2004 में हुआ था। ये अनवरत जैविक प्रदूषक जो है अनवरत जैविक प्रदूषण, जिनको POP कहा जाता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। तो ये रिलेटेड है POP से, अनवरत जैविक प्रदूषक। इतना आपको याद रखना है, ज़रूर से ज़रूर इतना आपको याद रखना है। इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी याद कर लेंगे। देखिए कार्टिजिना 2000 में आया था, ये 2004 में आया था, 2004 में आया था। इसके बाद में देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है, ओजोन परत से रिलेटेड है। और देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली ये कहाँ पे होता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये कनाडा, बेसिकली क्यूबेक के कनाडा के क्यूबेक में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे उनको फेज आउट करने के लिए हुआ था ये। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि CFC वगैरह हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है ओजोन लेयर में क्या हो रहा था, छेद हो रहा था, उसको उसमें से ODS बेसिकली क्या है, इसके एक तरीके से उसके कारण थे, तो उनको हटाने के लिए, फेज आउट करने के लिए ये हुआ था। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका वर्ष आपको मैं बता देता हूँ। 1987 में देखिए ये हुआ था। 1989 में 1989 में ये इफेक्ट में आया था। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। ODS फेज आउट से रिलेटेड था ये, और ओजोन परत से रिलेटेड था। कनाडा के क्यूबेक में ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बता ही दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जापान में हुआ था, जापान के क्योटो में हुआ था 1997 में। ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ये। और यहाँ पे क्या था, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं वो मैंने पीछे जो टेस्ट हैं उसमें बता दी थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी देख लेंगे, जितना मैंने बताया उतना तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेंगे कहीं पे, जो आपका बाद में जो है एग्जाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जो रेनेटिंग है वो बेसिकली देखिए इंजाइम है, एक ऐसा इंजाइम है जो पनीर या मिल्क प्रोडक्ट्स को वगैरह को क्या करता है, एक तरीके से पचाने में, डाइजेस्ट करने में काम आता है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स से रिलेटेड है। जैव प्रौद्योगिकी बेसिकली क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, और ये प्लास्टिड से बिल्कुल रिलेटेड है। गोल्डन चावल में विटामिन A होता है। ओजोन परत जो है देखिए ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, ट्रोपोस्फेयर में ये नहीं है। ये किस में है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है, समताप मंडल में, और उसके भी निचले हिस्से में, और पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर में पाया जाता है। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। 10% जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में, 10%। तो ये जो है ट्रोपोस्फेयर, आंसर इसलिए गलत है क्योंकि मेजरली ज़्यादातर जो है वो किस में पाई जाती है, 90% पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर में ओनली 10% पाई जाती है, ये इसलिए गलत है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? तो देखिए एशियाटिक लायन आपको पता है कि गिरवन में पाया जाता है। गिरवन जो है कहाँ पे है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है ये। और ये देखिए जो एशियाटिक लेयर है उनके निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो है महातेंदुआ, सांभर, चीतल, ये सारे अन्य वन्यजीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियाटिक लायन ही पाए जाएंगे। अब देखिए एशियाटिक लायन, अगर सिर्फ एशियाटिक लायन ही, इस तरीके का UPSC में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि लायन को खाने के लिए भी कुछ जो है चीज़ें चाहिए होंगी, तो सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लायन तो नहीं रह सकते। तो वहाँ से इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे। आगे भी अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अब स्थित है। तो देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? इनमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखिए ये कर्नाटका में है इस ऑप्शन के हिसाब से। ये देखिए मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसके जो बुक के हिसाब से आंसर है वो कर्नाटक में है, लेकिन राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली कई सारे नेशनल पार्क्स को कहा जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान में, उसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। सेकंड नंबर पे जो ये देखिए कर्नाटक में दिया हुआ है, यहाँ पे एक नागरहोल नेशनल पार्क है, उसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। असम के ओरांग में भी एक जो है, जो ओरांग नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क को भी राजीव गांधी नेशनल पार्क ही कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पे
जो बेसिकली राजीव गांधी नेशनल पार्क जो रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है, उसको भी, उसका तो नाम ही सीधा राजीव गांधी नेशनल पार्क ही है। तो इसलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, आप अपने तरीके से इसको देख लेंगे। बाकी इसका जो आंसर मेरे हिसाब से जो है आंध्र प्रदेश भी रहेगा, क्योंकि राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में रामेश्वरम में भी है, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स में भी है। जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है उसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। कर्नाटक में भी जो क्या है नागरहोल नेशनल पार्क है उसको भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। तो देखिए या तो यहाँ पे होना चाहिए था कि इनमें से किस में राजीव गांधी नेशनल पार्क नहीं है, तो तब इसका आंसर मध्य प्रदेश होता। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभाओं में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है। तो 60,000 मुनियों की सभा में जो पूरा महाभारत उसका वाचन किया गया था, वो बोला गया था। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के जो नैमिषारण्य थे, नैमिषारण्य, उनके द्वारा किया गया था। सॉरी, उनके द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो डी ऑप्शन है नैमिषारण्य, ये जो है सीतापुर जनपद में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में था। और यहाँ पे 60,000 मुनियों का जो है निवास अभी भी माना जाता है, मतलब ऐसी धारणा है कि 60,000 मुनि जो है यहाँ पे रहते थे। तो इसलिए जो है इसका आंसर रहेगा नैमिषारण्य। और यहीं पर जो सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे। और इससे पूर्व देखिए जो इसका महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस आप इतना याद रख लीजिए। अगर घूम फिर के कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको टिक कर देंगे, इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक आध क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेंगे, उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए हार्डिंग बम कांड जो हुआ था, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इसको कहा जाएगा, उसके नाम से प्रसिद्ध है। 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। 13 व्यक्तियों को क्या बनाया गया था, इसमें अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराम भैला, वसंत कुमार और अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इतने नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आप थोड़ा सा इसमें याद रख सकते हैं कि जो शामिल नहीं था वो कौन नहीं था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो भगवती चरण बोरा। तो भगवती चरण बोरा इसमें शामिल नहीं थे। अवध बिहारी, देखिए ये सारे नाम तो आपको थोड़े बहुत पता भी होंगे। अमीर चंद आपको पता होगा, बाल मुकुंद पता होगा। और इसमें जो है देखिए इसकी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, तो आपको एक नाम पता होगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन जब गिरफ्तारी वगैरह होने लगी तो वो क्या है, जापान भाग गए थे। और ये जो है बेसिकली देखिए क्या कांड हुआ था, ये हार्डिंग बम कांड बेसिकली क्या हुआ था। जो हार्डिंग था बेसिकली, जो वायसराय था, वो क्या है अपनी कॉन्वॉय के साथ जा रहा था चांदनी चौक में, उस एक हाथी पे बैठा हुआ था। वहाँ पे क्या है बम फेंका गया था उस पर, और उसमें जो है देखिए जो हाथी चलाने वाला था, ड्राइवर था बेसिकली, उसकी मौत हो गई थी। और इसमें से जो जितने लोग हैं इसमें से 4 लोगों को फांसी हुई थी। ये सब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतना आप याद रखिए। इसमें से ये 2-3 नाम आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। आंसर रहेगा इसका बी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो देखिए इसके साथ में दांडी मार्च के साथ में प्रारंभ हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी मार्च शुरू की थी। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। और 24 दिनों की लंबी यात्रा, मतलब 6 अप्रैल 1930 में वो दांडी में पहुंच गए थे। दांडी में उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेके जो है उसको, नमक को सांकेतिक रूप से तोड़ दिया था। और इसके बाद में देखिए उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। इसी के साथ में एक क्वेश्चन देखिए और क्या बनता है कि साउथ में भी जो राजगोपालाचारी थे, आपने सुना होगा सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्होंने भी साउथ में तेरुचेनगोड आश्रम से त्रिचरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। तो ये नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी ने साउथ में तमिलनाडु में जो है इस तरीके से गांधीवादी चीज़ की थी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्का जिसको मेट्रो कहा जाता है,
तो ये क्या है बेसिकली, तो जो उल्का है वो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तो देखिए जो भार है, जो बेसिकली यूनिवर्स है, ये जो एक्सोस्फीयर से भी बाहर है, एक्सोस्फीयर मतलब हमारा जो वायुमंडल है वो कहाँ तक है, एक्सोस्फीयर तक है। वहाँ से अगर कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी द्रव्य का अंश आ रहा है, वो क्या होता है बेसिकली, वो एक तरीके से चमकती हुई चमकीली लकीर की तरह हमें दिखाई देता है, जिसको ब्राइट स्ट्रीक भी कहा जाता है, और टूटने वाला तारा भी इसको शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें प्रवेश करते ही घर्षण फ्रिक्शन के कारण ये चमकता है, क्योंकि जल रहा होता है उस टाइम पे, और ये पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, मेट्रॉय कहते हैं। अब देखिए एक वीडियो में मैं जो एक टेस्ट में मैंने आपसे अंतर पूछा था, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स और बेसिकली मेट्रॉइड्स में क्या अंतर होता है, मेट्रोर में क्या अंतर होता है, तो उसमें मैं आपको अंतर बता देता हूँ। आपको ये अंतर जो है काफ़ी काम आ सकता है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिए ACM, ACM ये आप याद रखेंगे। ACM से ही आपका बनेगा ACM, इस तरीके से चीफ मिनिस्टर से याद रख सकते हैं। ACM एक जो है मुख्यमंत्री, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। A से आएगा आपका एस्टेरॉइड, C से क्या आएगा, C से आएगा आपका कॉमेट, और M से क्या आएगा, मेट्रॉयड आएगा। तो देखिए सबसे पहले इनके बात कर लेते हैं, इनके जो शेप की, इनके जो है बेसिकली साइज़ की। तो एस्टेरॉइड इसमें काफ़ी बड़े होते हैं। एस्टेरॉइड में ये देखिए रॉकी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और इनकी अपनी खुद की सैटेलाइट भी हो सकती है। खुद की सैटेलाइट मतलब ये भी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और इनके चारों तरफ भी कोई जो बड़ा एस्टेरॉइड होगा उसके चारों तरफ भी सैटेलाइट पाई जा सकती है। तो इनकी अपनी सैटेलाइट भी हो सकती है। तो ये हो गया एस्टेरॉइड। इसके बाद में देखिए एस्टेरॉइड का जो टुकड़ा होता है, थोड़ा बहुत टुकड़ा उसमें आपस में जो है भिड़ गए या आपस में जो है कोलिजन हुआ, तो उससे बनते हैं कॉमेट्स, उससे बनते हैं कॉमेट। तो देखिए कॉमेट क्या होते हैं, एस्टेरॉइड से थोड़े छोटे होते हैं, और ये आइस और डस्ट के बने होते हैं। आइस भी होती है इसमें, डस्ट भी होती है। और जब देखिए ये सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो जो वो आइस वाला पार्ट है वो क्या होता है, वेपराइज होता है। तो वेपराइज होने की वजह से अगर हम टेलीस्कोप से उसको देख रहे होते हैं पृथ्वी से, तो वो हमें क्या है, जो है एक जलता हुआ सा महसूस होता है। तो वो क्या होता है, कॉमेट होता है। इसके बाद में देखिए सबसे छोटा क्या रहेगा, मेट्रॉइड। तो मेट्रॉइड बेसिकली एक रॉकी पार्ट ही होता है, रॉक वगैरह से बना हुआ होता है। लेकिन मेट्रॉय क्या चीज़ है, मेट्रॉय ये मैंने मेट्रॉइड की बात की है। एक मेट्रॉय क्या होता है, तो मेट्रॉय वो होता है जो भी मेट्रॉइड पृथ्वी के क्या है, एटमॉस्फेयर में अगर एंटर कर जाते हैं तो उसको मेट्रॉय कहते हैं। तो जब तक पृथ्वी के जो है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया, तब तक उसको कहा जाएगा मेट्रॉइड, ROID। और अगर उसने प्रवेश कर लिया तो उसको मेट्रॉय कहा जाएगा। OID जो है हट जाएगा, ओनली मेट्रॉय कहा जाएगा, उल्का कहा जाएगा। तो होपफुली जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी भी एग्ज़ाम में, UPSC एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से किससे वर्षा होगी, तो ये बेसिकली क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए एक तो जैसे हमारी जो इंडिया है हमारा, तो इंडिया में जो एक तो होता है, जो इंडिया है देखिए उसमें जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो साउथ वेस्ट मानसून इधर से जाएगा अरेबियन सी की तरफ से, तो ये यहाँ पे वर्षा करेगा। लेकिन एक मानसून इधर से भी आता है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहाएंगे हमको, नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको कहा जाता है। तो इसकी वजह से कहाँ पे वर्षा होती है, इसकी वजह से जो वर्षा होगी वो कोरोमंडल कोस्ट पे होगी, कोरोमंडल कोस्ट। अब देखिए कोरोमंडल कोस्ट मतलब क्या क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु का जो पार्ट है, और जो बेसिकली थोड़ा सा केरला का पार्ट है। केरला का कौन सा, जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है केरला का, वहाँ पे सदर्न ईस्टर्न पार्ट जो रहेगा कर्नाटका का वहाँ पे, तो वहाँ पे इसकी वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होगी। अब देखिए थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि मालाबार तट कहाँ पे है। तो देखिए मालाबार तट कौन सा है, जो ये केरला का पार्ट है, ये मालाबार तट कहलाएगा। कोंकण तट कहाँ क्या कहलाएगा, कोंकण तट होगा जो कर्नाटका गोवा वगैरह वाला जो पार्ट है। आप अगर गोवा वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा कोंकण रेलवेज, तो ये वो वाला पार्ट है। गुजरात तट आपको पता ही है, कोरोमंडल कोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद में और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी है,
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो देखिए, संविधान की आत्मा जो कहा गया है बी आर अम्बेडकर द्वारा, वो कहा गया है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। और संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जो देखिए आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, संवैधानिक उपचार की बात करता है। इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए उनका कथन क्या था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसे सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, यह संविधान की आत्मा है। तो ये कौन से संविधान की बात कर रहे थे, कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे थे? ये अनुच्छेद 32 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 32 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 32 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। इसमें 5 रिट्स जो हैं वो ये 5 रिट्स लगाने का क्या देता है? प्रावधान देता है किसी भी व्यक्ति को जिसके जो है मौलिक अधिकार, जिसके फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं, वायलेट हुए हों। इसी के साथ में 226 जो है वो हाई कोर्ट में रिट लगाने का अधिकार प्रदान करता है अगर उसके किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं, वायलेट हुए हों। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश में अब देखिए 11 हो गई हैं जब से जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विघटन हुआ है, डिवीज़न हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में 11 और तेलंगाना में 8 हो गई हैं। ये देखिए पता नहीं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसका क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहा है। अब ये पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़रूर याद रखेंगे। उड़ीसा में देखिए 10 राज्यसभा सीटें रहती हैं और तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। अच्छा चलिए यूपी का देख लेते हैं। यूपी का पेपर है तो यूपी की आपको पता होनी चाहिए। यूपी में देखिए राज्यसभा की 31 सीटें हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यूपी में राज्यसभा की 31 हैं, लोकसभा की 80 हैं। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूँ। राज्यसभा की देखिए 31 सीटें हैं यूपी में, लोकसभा की कितनी हैं? 80 सीटें हैं, आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा देखिए यूपी के विधानसभा जो है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में, जो विधान परिषद है उसमें कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको वैसे तो पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 403 सीटें हैं। यहाँ पे असेंबली कहेंगे जो सभा होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको परिषद कहा जाता है उसमें 100 सीटें हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिविल सेवाओं के सुधार हेतु पीसी होता। तो देखिए पीसी होता जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? वो सिविल सेवा से रिलेटेड है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, इसका गठन जो है कब किया गया था? तो इसका गठन 2004 में किया गया था। पीसी होता HOTA होता है इसका, और पीसी की फुल फॉर्म है पूर्णचंद्र होत जो है इसको कहा जाएगा। 2004 में हुआ था। और सिविल सर्विसेज में जो है एक तरीके से सुधार के लिए, सिविल सर्विसेज में कुछ पहलुओं पे परीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने इसको गठित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो भारत में देखिए सर्वप्रथम कॉटेज इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था। और ये कब से विकास हो रहा है, कब से ये चल रहा है? जब से औपनिवेशिक काल रहा है, इम्पीरियलिज्म रहा है, तब से ये चल रहा है हमारे देश में। इसमें जो है देखिए सूती वस्त्रों का निर्माण और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका निर्माण होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सही सुमेलित नहीं की बात हो रही है। जनश्री बीमा योजना, इसमें जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये तो पता ही होगा। MG मनरेगा नहीं है, MG नरेगा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट नरेगा है ना, ये NREGA। तो यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो है इसकी बात हो रही है। तो ये जो है 2003 में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था, इसका जो नाम बदला गया था, जो नाम रखा गया था इसका, पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 2009 में MG नरेगा कर दिया गया था इसको 2 अक्टूबर से। तो 2 अक्टूबर 2009 से इसको MG नरेगा कर दिया गया था।
बाकी जो और दे रखी हैं योजनाएं वो सारी सही हैं। जनश्री बीमा योजना जो है 2000 में आई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है, आम आदमी बीमा योजना है 2007 की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए नमूना लेना जो है इंग्लिश में कहा जाएगा सैम्पलिंग, और लॉटरी पद्धति को कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो किया जाता है ये बेत रतीब ग्रहण के लिए या यादृच्छीकरण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। यादृच्छीकरण का मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो इंग्लिश रहेगी वो रहेगी रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन के लिए जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जाती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो ठीक से इसको पढ़ भी पाएंगे, उसका उच्चारण सही से कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको बता दूं, नमूना लेने का मतलब है सैम्पलिंग, लॉटरी पद्धति का मतलब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसका जो आंसर रहेगा किसके लिए यूज़ होती है तो बेसिकली रैंडमाइजेशन जो बेत रही ग्रहण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और देखिए इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन है, जिन भी लोगों में से या जिन भी चीज़ों में से जो है सैम्पलिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। और इसके बाद में कुछ इस तरीके का जो है, और देखिए जिन लोगों को या जिन भी चीज़ों को इसमें चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है, सैंपल पॉपुलेशन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, सैंपल पॉपुलेशन कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे उसको प्रतिदर्श समष्टि, हिंदी में उसको कहा जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। तो देखिए मौलिक शोध का मतलब है फंडामेंटल रिसर्च। तो इसमें से कौन से इन सिद्धांतों का, फंडामेंटल रिसर्च के सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का किस में यूज़ किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च प्रिंसिपल्स इज़ यूज्ड। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनुप्रयुक्त शोध। अनुप्रयुक्त शोध का मतलब अप्लाइड रिसर्च में। तो देखिए जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे अप्लाइड रिसर्च होती है। ये जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसी के बेसिस पे अप्लाइड रिसर्च होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि कक्षा और विद्यालय की समस्याएं हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित रहता है। तो देखिए जो वर्तमान परिस्थिति हैं मतलब प्रेजेंट जो भी सिचुएशंस रहेंगी उनके सुधार पे, उनमें सुधार होना चाहिए। तो ये बेसिकली कौन सा है, ये रहेगा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध का मतलब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा के साथ जो है उपयोग करके एक अच्छा बेहतरीन सुधार की तरफ कार्य करता है। तो देखिए मात्रात्मक मतलब ऐसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो रिसर्च है, दोनों डेटा है होते हैं, उनको साथ में लेके एक अच्छे तरीके से सुधार करने की कोशिश करता है जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो देखिए जो दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क का भंडारण की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बेसिकली कितनी होती है, वो 1.44 MB होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि शुरू में जब इसका क्या हुआ था, तो शुरू में जो है इसकी जो कैपेसिटी थी, जो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी एक काले से रंग की, इस तरीके से वहाँ पे एक मेटेलिक बना होता है। तो आपने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी अपनी कंप्यूटर लैब्स वगैरह में, इस तरीके से होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इसमें जो फर्स्टली इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो थी सिर्फ 80 KB। आप इसको थोड़ा सा देखिए, एक नॉलेज के लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं, 80 KB हुआ करती थी। फिर जो है IBM ने 1984 में इसकी जो है बढ़ा के क्या कर दी, 1.44 MB हो गई। तो देखिए 80 KB से 1.44 MB होगी, और बीच में ये 720 KB की भी बनाई गई थी। फ्लॉपी डिस्क जो है 720 KB की बनाई गई थी, शुरू में जो है 80 KB की हुआ करती थी। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद करने योग्य नाम में ट्रांसलेट कर लेता है। तो देखिए वह सिस्टम कौन सा है, इसका जो आंसर रहेगा वो DNS रहेगा। DNS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, मान लीजिए आपने डाला, आपने गूगल पे क्या किया, गूगल पे लिखा आपने www.amazon.com।
तो amazon.com आपको पता है, लेकिन DNS क्या करेगा, उसको IP एड्रेस में चेंज कर देगा। वो IP एड्रेस आपके लिए याद रखना जो है बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होता है। तो इसलिए DNS का काम क्या होता है कि आपको जो अमेज़ॉन का जो IP एड्रेस है उसको एक आसान सी भाषा में आपको क्या करके ट्रांसलेट करके दे, यही DNS का काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है। और जब आप कोई भी DNS कोई भी जो है नाम टाइप करेंगे तो DNS उस वेब ब्राउज़र में क्या कर देगा, उसको IP एड्रेस में चेंज कर देगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 25 क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो देखिए अनिवार्यता की बात हो रही है कि कौन सा जो है मैंडेटरी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैंडेटरी डिवाइस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी वेबकैम। वेबकैम के बिना जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि आपकी वीडियो जो दूसरे लोग देख रहे हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, आपकी ऑडियो जो है उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए वेबकैम ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो है चित्र नहीं दिखेगा, तो उसको वेबकैम नहीं, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कही जाएगी, VC नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए देखिए कई सारी और चीज़ें भी यूज़ होती हैं। वेबकैम यूज़ होता है कंप्यूटर मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इंटरनेट, ये सारी आवश्यकताएँ होती हैं। देखिए प्रिंटर वगैरह, स्कैनर, माउस, ये सब डिवाइस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली देखिए माउस तो यूज़ हो सकता है, स्कैनर भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा यूज़ हो सकता है अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना है तो, और प्रिंटर भी डायरेक्टली यूज़ हो सकता है, सॉरी इनडायरेक्टली यूज़ हो सकता है, लेकिन वेबकैम को आपको डायरेक्टली ही यूज़ करना पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो देखिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है पहले सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो है जज रह चुकी हैं, और जून 2022 में ये भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो पहली चीज़ जहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है। तो देखिए देश का यहाँ भी पहले की बात हो रही है, तो कौन सी IIT ने बनाया है जो सेप्टिक टैंक को, देखिए सेप्टिक टैंक इस तरीके से वहाँ पे पानी वगैरह आप कुछ भी इसमें भर सकते हैं, अंडरग्राउंड होता है, तो उसको जो है साफ़ करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है। जो कौन सी IIT ने बनाया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो IIT मद्रास। IIT मद्रास काफ़ी इस तरीके के काम करती है, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास काफ़ी इन चीज़ों में जो है क्या करता है, दिलचस्पी इंटरेस्ट लेता है। अभी देखिए IIT मद्रास ने एक 3D हाउस भी बनाया है, पहला 3D हाउस, वो बिल्कुल पूरा 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मई जून 2022 में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो देखिए ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुई है ये, इसको कहते हैं WSIS। WSIS का मतलब है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें से, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टच स्क्रीन। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, निम्न में से कौन सिर्फ आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन के बाद में सिर्फ आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर है ये सारी जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं बिल्कुल, लेकिन टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस भी है और एक तरीके से आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। तो देखिए सिर्फ आना चाहिए, इसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो सॉरी इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, और अगर इनमें से ऑड वन आउट करना पड़े तो टच स्क्रीन इसका आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो रहेगा टच स्क्रीन। क्वेश्चन एक तरीके से सही है। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है इनपुट का काम करती है। आपका जो मोबाइल की टच स्क्रीन है, आप उस पर अपनी फिंगर के थ्रू कुछ भी दबाते हैं तो एक तरीके से इनपुट डेटा जो है मिल रहा है आपके प्रोसेसर को, जो आपका मोबाइल का प्रोसेसर है या मान लीजिए लैपटॉप का आपका टच स्क्रीन है, उससे इनपुट प्रोवाइड होता है। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ कि टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है, आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, तो आपके कंप्यूटर का मॉनिटर क्या है, आपको आउटपुट डिवाइस होती है कि नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो टच स्क्रीन है
आपके फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो आपको चीज़ें दिखा भी तो रही है ना, आउटपुट भी तो दे रही है, तो इसलिए टच स्क्रीन एक तरीके से आउटपुट डिवाइस भी होगी। लेकिन प्राइमरी तौर पे, पहले तौर पे अगर हम कहें तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस ही है। तो देखिए ये छोटा सा कन्फ्यूज़न था, ये आप जो है जो भी ऑप्शंस आपके एग्जाम में आएंगे उसके हिसाब से आप इसको टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या होता है, कि मतलब बेसिकली क्या करना होता है हमें। तो देखिए एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए जो वर्कशीट टैब होती है, एक होती है वर्कशीट टैब, उसको क्या है डबल क्लिक करके एक नया नाम टाइप करना होता है। तो आपने अगर काम किया होगा एक्सेल वर्कशीट पे, तो आपने वर्कशीट के नाम से जो एक टैब होती है उस पर आप जब 2 बार क्लिक करेंगे तो आपको जो है नाम करने का एक तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा, नाम बदलने का, आप उसमें नाम बदल सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन आपको एक सही एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिला होगा। और इसी के साथ में देखिए दोस्तों, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपको कंटेंट जो अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल सब्सक्राइब आप इस चैनल को करिए। इसी तरीके की और भी वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलती रहेंगी समय समय पे, आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को अच्छा रखें, गुड लक।